6 साल में पाकिस्तान का कर्जा उतरेगा और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री उतार देगी। अब सियासतदानों की कहानियां मैं खोलने लगूं ना तो फिर बात कहीं और निकल जाएगी। मैंने 3.5 महीने ये लक्ष्मी चौक के ऊपर 8 होटल एक लाइन से हैं, शाही मुर्ग चने, शाही मुर्ग नान, शाही के नाम से जो 3 4 5 6 होटल हैं। अपने हाथ से चम्मच निकाल के तंदूर में से रोटी निकाल के खा लेता था, तंदूर पे सो जाता था। टायर पंचर मेरे जैसा कोई अच्छा लगाता नहीं था, मैं ऐसा मजेदार टायर पंचर लगाता था। इलेक्ट्रिशियन का काम मैं कर लेता था, कंडक्टरी मैं कर लेता था, ड्राइवरी मैं कर लेता था। टायर जला दिए कि एक बंदा 1000 रुपया मांग रहा है कि एक्टर है जी इफ्तिखार ठाकुर, वो 1000 रुपया मांगता है। गल्फ होटल की छत पे बैठे हुए थे तो मैंने उनसे कहा मैंने 8000 रुपया लेना है, वो मुझे छत पे ही छोड़ गए। नासिर चिन्नोटी दा मुंह ही डड्डू चार्जर वर्गा है। शादी वाले दिन भी मैंने पता नहीं सी भी मेरे नाल जेड़ी कुड़ी बैठी यही वाकई मेरी बीवी है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चिट चैट विद सोबिया अशरफ। आज हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री का नहीं बल्कि थिएटर का एक चमकता दमकता सितारा मौजूद है हमारे साथ। बल्कि मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ मौजूद है। वो ना सिर्फ एक्टर है बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं और सबसे बड़ी बात कॉमेडियन भी है। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक वैसे के वैसे ही हैं माशाल्लाह। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने 2.5 साल पहले थिएटर छोड़ दिया, थिएटर क्यों छोड़ा? पहली बात तो है कि चूंकि कोविड आ गया था उसकी वजह से वैसे ही थिएटर बंद हो गया था। लेकिन वैसे भी मैं थिएटर से नाराज था क्योंकि थिएटर के ऊपर जो कंटेंट बोला जा रहा था, जो स्टोरीज चल रही थी या थिएटर जिस किस्म का चल रहा था वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्योंकि फैमिली थिएटर जो होता है ना जी, कोई भी तफरीह जो होती है ना जी, वो हो सकती है जो आप अपनी नानी अम्मा के साथ बैठ के देख लें। सही कह रहे हैं। अब थिएटर चूंकि रिकॉर्ड होके पूरी दुनिया के अंदर चला जाता है, उसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है, उसका व्यूअर बहुत ज्यादा है। 13 करोड़ पाकिस्तान के अंदर पंजाबी हैं, 13 करोड़ 80 लाख। और जो मेरे जिस्म का दूसरा हिस्सा है पंजाब का, वहाँ 3 करोड़ 30 लाख। 18 करोड़ बंदा जो ड्रामा देख रहा है उसको कैसा होना चाहिए? उसको ऐसा होना चाहिए कि मेरी बेटी देख ले, मेरी बीवी देख ले। ड्रामा तो ऐसा होना चाहिए ना जी। तो थिएटर ड्रामे की तंजरी में आप क्या समझते हैं सबसे बड़ा किरदार किसका है? क्योंकि आपने शुरू ही थिएटर से किया था। जनरल मुशर्रफ साहब। थिएटर तो अंडर होना चाहिए पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, लाहौर आर्ट्स काउंसिल और पंजाब आर्ट्स काउंसिल के। थिएटर किसके अंडर है? होम मिनिस्ट्री और डीसी ऑफिस के। कल्चर का क्या ताल्लुक है डीसी ऑफिस का? होम मिनिस्ट्री का क्या ताल्लुक है कल्चर से? मॉनिटरिंग टीम उनकी चलेगी? नहीं, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की चलेगी। जब तक पॉलिसी ही नहीं होगी क्या चलेगा? कुछ भी नहीं चल सकता। अच्छा, आपने चल मेरा पुत जो पहली आपकी मूवी थी वो पाकिस्तान में नहीं चली, उसके बाद आपकी दूसरी मूवी आई, उसके लिए आपने मुकदमा लड़ा, फिर पाकिस्तान में जो है वो उसको रिलीज किया गया, स्क्रीनों पे दिखाया गया। चल मेरा पुत से लेके अब आपकी नई मूवी आ रही है 3 मार्च को, सुपर पंजाबी लॉन्च हो रही है, तो इस सफर को आप कैसे बयान करेंगे? देखिए जी, पूरी दुनिया के अंदर एक कानून है कि आपके मुल्क के अंदर 10% फॉरेन कंटेंट चल सकता है। यहाँ पर हॉलीवुड की फिल्में लगती हैं, यहाँ पर बॉलीवुड की फिल्में भी लगती थी। फिर चलो एक कानून हुआ कि जी भाई बॉलीवुड जो है वो डिस्टर्ब करता है, उनकी फिल्में बंद कर दी जाए। ठीक है, बंद हो गई। मेरी फिल्म तो बॉलीवुड की फिल्म ही नहीं थी, मेरी तो बॉलीवुड की फिल्म है पंजाब की। और कानून भी मौजूद है कि 10% जो है वो फॉरेन कंटेंट चल सकता है। और फिर यूके से मेरी रजिस्टर्ड कंपनी है, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है, न्यूजीलैंड से है, तो क्यों नहीं चलने दे रहे? अच्छा इफ्तिखार साहब, आपकी ये जो सुपर पंजाबी मूवी है इसमें इनफरादी चीज और मुनफरिद चीज क्या है, और सेकंड इस पे बजट कितना लगे आपका? ये 60 मिलियन की फिल्म है जी, 6 करोड़ रुपए की फिल्म है। ये एक्शन कॉमेडी फिल्म है, ये मुकम्मल तफरीही फिल्म है,
ये पूरी दुनिया के लोग इसको बेहतरीन अपने फैमिली के अंदर बैठ के देख सकते हैं। और इसमें सिर्फ मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि ये जो पोलियो का खतरा है, इसकी अहमियत क्या है? क्या एक बच्चा जो पोलियो का मरीज हो जाता है वो अकेला सफर करता है? नहीं, उसकी पूरी फैमिली सफर करती है, उसके मालेदार सफर करते हैं, उसके टीचर सफर करते हैं, वो बच्चा सफर करता है। अभी परसों मेरे एक प्रोग्राम में एक बच्चा आया था, मुस्तफा अली, मजाक रात के अंदर, पोलियो का मरीज था, 20 गोल्ड मेडल थे उसके पास, वो वेट लिफ्टर था, पोलियो का मरीज था। वो गुफ्तगू करते हुए रोता था कि काश मुझे ये पोलियो ना होता, मैं पाकिस्तान के लिए 100 गोल्ड मेडल लेके आता। और ये पाकिस्तान की पहली फिल्म है जो कारपोरेट अदारे ने उठाई, जिसको स्टॉक एक्सचेंज ने 1/3 के शेयर पे उठाया है। इससे पहले कोई मिसाल आपको पाकिस्तान की किसी फिल्म की नहीं मिलेगी। क्यों उठाया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने बैठ के फिल्म देखी है। देखने के बाद उन्होंने कहा, इफ्तिखार ठाकुर भाई आपने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसके लिए हमारी तरफ से आपको ये ऑफर है कि 1,90,00,000 रुपया हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं, हम इसके शेयर उठा रहे हैं। सुपर पंजाबी मूवी के जी। अच्छा, आपने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो एक पॉलिसी बना ले और प्रमोट करे बैकफुट पे, तो पाकिस्तान का कर्जा जो है वो उतारा जा सकता है फिल्म से। मैं कहता हूँ उतरेगा, क्यों नहीं उतरेगा? अभी शाहरुख खान साहब की जो पठान फिल्म है उसने कितना पैसे किए? 500 करोड़। हमारी फिल्म नहीं कर सकती, हमें वो काम नहीं आता। कर सकती है फिल्म। ये जो गवर्नमेंट है हमसे 20% जो टैक्स लेती है, यहाँ पर अगर 100 फिल्में बने तो पूरी दुनिया के अंदर लगे 1284 स्क्रीनें जहाँ पर पंजाबी फिल्म लगती है पूरी दुनिया में। डॉलर, पाउंड, यूरो जब आने शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान का कर्जा नहीं उतरेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 6 साल में उतर सकता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। 6 साल में पाकिस्तान का कर्जा उतरेगा और सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री उतार देगी। ये फैसिलिटेट ही नहीं करते, ये कुछ नहीं करते। कलर ग्रेडिंग के लिए तो इनको बैंकॉक जाना पड़ता है। कितने की कलर ग्रेडिंग की मशीन आती होगी? 10 करोड़ की, इससे ज्यादा की नहीं होती होगी। अभी भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ 80 स्टूडियो वालों का कि उन्होंने कराची के अंदर ये प्रोसेसिंग का सिस्टम किया है, वरना यहाँ तो प्रोसेसिंग का है ही नहीं। पुरानी लेबॉर्टरियां, जंग लगी हुई लेबॉर्टरियां, अब तो उस फीते पे फिल्म ही नहीं बनती जो इनके पास लेबॉर्टरी है। अब तो कार्ड पे फिल्म बनती है। वो तो पहले था फीता, लेबॉर्टरी, अंदर अंधेरा करके छुपे हुए हैं। और अब तो मॉडर्न सिनेमा थिएटर का दौर है, दुनिया कहाँ चली गई। अच्छा, थोड़ा हल्की फुल्की गुफ्तगू कर लेते हैं, थोड़ा ये काफी सीरियस हो गया। मैं सीरियस काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपके किरदार के हवाले से बात कर लेते हैं। मूवी में, सुपर पंजाबी मूवी में, उसमें आपकी हीरोइन जो है वो अगर मैं टीजर देखने के बाद गलत नहीं कह रही तो सना ही है जी। मेरी जी सना हीरोइन है। तो क्या किरदार है आपका उसमें? मैं एक सियासतदान का बेटा हूँ, बिगड़े हुए जी। मेरे पास 80 करोड़ रुपए कैश घर में पड़ा है। घर में पड़ा है? हाँ जी। उसमें मैं कहाँ इस्तेमाल करूंगा? डाका डालने कोई नहीं आ रहा? डाकुओं के घर में तो पड़ा है। आप मेरी बात समझ रही हैं? जी। हाँ, वो डाकुओं के घर में पड़ा है, इसलिए वहां डाका नहीं लग सकता। तो सना जो है वो इसमें जो है वो मेरी हीरोइन तो है ही है, लेकिन इसमें वो विलन है। अच्छा। वो नेगेटिव रोल कर रही है। वो मेरा वो 80 लाख रुपए हड़प करना चाहती। ये कहानी की थीम एक चलती है। अगर मैं यहाँ सुना दूंगा तो फिर अच्छी बात नहीं। तो उसको कैसे पता चलता है कि आपके पास इतना पैसा घर में पड़ा हो? इनको पता होता है, इनको पता होता है किन किन के पास पैसे हैं। अब सियासतदानों की कहानियां मैं खोलने लगूं ना तो फिर बात कहीं और निकल जाएगी। रोजाना आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते नहीं कि ये जितनी भी मॉडल्स होती हैं या ऐसी नेगेटिव खवातीन होती हैं, इनको पता होता है कि इनके पास पैसा पड़ा है और उनको ये भी पता है ये कहाँ से आया है। अवाम का खून चूस चूस के जो पैसा तिजोरियों में इकट्ठा कर रखा होता है ना जी, वो कौन लेके जाएगा? वो डॉक्टर लेके जाएगा, वो क्योंकि दिमागी तौर पे ये दुरुस्त नहीं होते, साइकाट्रिस्ट ले जाएगा, वकील ले जाएगा, अदालत खा जाएगी,
इनके मुलाजिम चोरी करके डकैती करके ले जाएंगे, थाने वाले खा जाएंगे। सर ये दुनिया का कानून मेरे अल्लाह ने बनाया है, अगर आपने खून पसीने की कमाई से कमाया है अल्लाह उसकी हिफाजत करे। अच्छा, इस मूवी में और क्या डिफरेंट है? आपने अपना किरदार तो बता दिया, और इनफरादी और मुनफरद क्या है इस सुपर पंजाबी मूवी में, जो आपने खास तौर पे नाम भी बड़ा स्पेसिफिक सा आपने यूनिक सा रखा है, सुपर पंजाबी। ये नाम आपने खुद डिसाइड किया? जी मैंने खुद डिसाइड किया, क्योंकि एट द एंड जो है वो मैंने पूरी दुनिया में देखा है। आपने कभी दुनिया में किसी सरदार सिख ये जो होते हैं इनको कभी मांगते हुए देखा? नहीं। आप पूरी दुनिया के अंदर चली जाएं, हर मुल्क का, हर मजहब का, हर रंग का और हर नस्ल का बंदा वह मांगता हुआ मिलेगा, सरदार नहीं होगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सुपर पंजाबी है। पंजाबी बहुत कम मांगता हुआ मिलेगा आपको, बल्कि मैं इधर के पंजाबियों की भी बात कर रहा हूँ, बहुत कम होगा पंजाबी जो आपको मांगता हुआ मिलेगा। क्योंकि पंजाबी के ऊपर जब भी कोई मुसीबत पड़ी पंजाबी फौरन उसको पकड़ता है, उसको सेव करता है। इसलिए पूरी दुनिया में पंजाबियों को कहा जाता है कि ये सुपर पंजाबी है। अच्छा, जरूर देखने जानी चाहिए आपको भी सुपर पंजाबी, बल्कि मैं खुद जो है वो मेरे अंदर इश्तियाक पैदा हो रहा है कि मैं अभी देख सकूं, लेकिन देखने जाना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ 3 मार्च को ही हम देख सकेंगे। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी अम्माओं को ये कहता हूँ कि वो आकर फिल्म देखें अपने बच्चों के साथ। अगर कहीं आपको बैड जेस्चर भी पूरी फिल्म में मिल जाए, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे कहीं भी आगे गिरबान से पकड़ लीजिएगा। मजा उसमें पूरा मिलेगा, एक्शन पूरा मिलेगा, लव स्टोरी पूरी मिलेगी, कंटेंट मुकम्मल मजबूत और पावरफुल मिलेगा, और आपको गाने मिलेंगे साफ सुथरे बेहतरीन सॉन्ग जो कानों को भले लगेंगे। आपको 2 घंटे और 5 मिनट के अंदर अगर कहीं बोरियत हो जाए, वापस आके बुकिंग पे मुझसे पैसे वापस ले लीजिए। वाह, पैसे भी वापस हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी ऑफर है। ये फिल्म सिर्फ मेरी उस आवाम के लिए है जो वाकई अपने दिमाग को रिलैक्स करना चाहते हैं, और बिल्कुल ये मॉडर्न थिएटर टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जो दुनिया में इस वक्त हॉलीवुड, बॉलीवुड, तामिल यूज करता है। जो चीज भी वो मैंने यूज की है और वो पाकिस्तान में मौजूद है। इम्तियाज साहब, एक तो ये बताएं कि इस मूवी की जो शूटिंग है वो कितने दिन में आपने कंप्लीट की, और इस मूवी का कोई डायलॉग जो आपके दिल को छुआ हो कि ये डायलॉग बहुत जबरदस्त है? अबू अली है साहब इसके डायरेक्टर हैं। मैंने जब फिल्म का सोचा तो मैंने ये सोचा कि इसको कौन बंदा बना सकता है, क्योंकि मेरे पास जो फिल्म है उसकी शूटिंग की टोटल दिन है 17। उसमें भी 2 छुट्टियां हैं। उसकी वजह है कि मैंने जो इंटरनेशनल जितने भी लोगों के साथ काम किया है उनमें एक रिवायत मैंने देखी है कि वो 5 दिन शूट करते हैं, उसके बाद एक ऑफ करते हैं, फिर 5 दिन शूट करते हैं, फिर एक ऑफ करते हैं। मैंने भी वही तरीका अपनाया था कि 17 दिन की शूट है, जिसमें पहले 5 दिन है, फिर एक ऑफ है, फिर 5 दिन है, फिर एक ऑफ है। अब मैंने पूरी इंडस्ट्री को खंगाला, मुझे उसमें से अबू अलिया साहब ऐसे बंदे मिले जो कमिटेड मैन थे। हर अखबार में, हर सोशल मीडिया के चैनल पे मैंने उनके खिलाफ न्यूज पढ़ी हुई थी। उनके खिलाफ इतने लोग बोलते थे, सहाफी बोलते थे, बहुत लोग उनके खिलाफ था। मैं समझ गया इस बंदे के अंदर कोई बात है, ऐसी इतनी कंट्रोवर्सी हो नहीं सकती। तब मैंने उनको बुलाया, बुला के उनसे बात की, मैंने उनको एक स्केड्यूल डिजाइन करने के लिए कहा, वो 1 घंटे के बाद करके ले आए। फिर मैंने एक और उनसे काम कहा, वो फिर ले आए। तीसरा मैंने बड़ा हार्ड एक काम उनको कहा, ले आए वो करक करके, उन्होंने कहा ये ले सर। तब मैं समझ गया ये वही बंदा है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। आपकी तलाश मुकम्मल होगी। अब बोलिए साहब ने शाम को 5 बजे पैकअप कर दिया था मेरे 15वें दिन की शूट पे। दिन 17, शूट के दिन 15। शाम को 5 बजे उन्होंने पैकअप करके कैमरा क्लोज करके साइड पे रख दिया था। उन्होंने कहा सिर्फ शूटिंग मुकम्मल हो गई, और चूंकि मैं वहां मौजूद होता था मुझे भी पता था ये कंप्लीट कर दिया काम। 15 दिन में फिल्म बनाई, और फिल्म बनती ही 15 दिन में है।
क्योंकि फिल्म शूट पे तो बनती नहीं, फिल्म तो पेपर पे बनती, फिल्म तो प्लानिंग से बनती। लोकेशन आपकी मार्क हो, सुबह 5:30 बजे मेरा क्रू जो था वो रेडी होता था भाई। मेरी शूट जो आई थी वो मेरे ख्याल तीसरा दिन था। जब मैं गया हूँ 5:30 बजे पूरे मैं वहां पहुंचा सिर्फ ये देखने के लिए। तो कैमरा लगा पड़ा था उस जहां पर वो एक मेरी गाड़ी की वो थी कि मैंने गाड़ी से आके उतरना, लगा हुआ था कैमरा। अच्छा, कोई डायलॉग जो इस मूवी का जो आपका अपना हो और आपको दिल को लगा हो, वो जरा डिलीवर कर दे। मेरा जो बच्चा है ना, मेरा भांजा है, वो जो इसमें पोलियो का मरीज है, अरहम, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। वो बच्चा मुझे कहते हैं कि मामू मुझे ना फुटबॉल चाहिए। तो मैं उसे वो देखता हूँ सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है भाई ये पोलियो का मरीज है, फुटबॉल नहीं खेल सकता ये, लेकिन क्यों मांग रहा है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा फुटबॉल क्या करोगे। तो कहता मामू मुझे पता है मेरी टांगे सोई हुई है, अगर मेरी टांगे ठीक होती है और मैं पोलियो का मरीज ना होता तो मैं इस मुल्क के लिए रोनाल्डो बन के दिखाता आपको। तब मैं उसे कहता हूं, मैंने कहा काश ये पोलियो का मर्ज हमने जड़ से उखाड़ के फेंका होता। इस पोलियो के मर्ज ने न जाने कितनी माओं के रोनाल्डो बर्बाद कर दिए। जितने इस वक्त पाकिस्तानी कॉमेडियन है तकरीबन सबने ही आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम किया है। आपने अभी तक आफ्ताब इकबाल को ज्वाइन क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने किया, मैंने उनके साथ 1 महीना और 10 दिन तक काम किया था। तो कंटिन्यू क्यों नहीं किया? वो एक्चुअली उसके बाद ना जी दुनिया चैनल के ऊपर ये मजाकरात डिजाइन हो गया था, तो मुझे सुहेल अहमद साहब ने बुला लिया। अच्छा। हाँ जी, मैं तो बड़ा मौत कह दूं उनका, आफ्ताब इकबाल साहब। He is very nice personality। मेरा मेन काम जो है वो सुंदस फाउंडेशन के साथ है, जहाँ हेमोफीलिया और थैलीसीमिया के बच्चे हैं, उन बच्चों को देख के तकलीफ नहीं होती। अच्छा, उसके बाद सुना कि आप अपना हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। जी, हॉस्पिटल मियां चन्नू। जी, लाइट फॉर लाइफ के नाम से। जी इंशाल्लाह वो रेडी है, अनकरीब जब रेडी हो जाएगा फिर हम उसको खोलते हैं, हम पहले नहीं को बात करते। तो वो स्पेशल किस मर्ज के मरीजों के लिए? देखिए जी, दुनिया भर के मरीज वहां आ सकते हैं और 10 रुपए की पर्ची भी वहां नहीं है। वहां अगर 100 करोड़ का किसी का ऑपरेशन करना हुआ गरीब आदमी का तो वो होगा। उसके लिए ये नहीं कहा जाएगा कि भाई कुछ पैसे तो दो, नहीं, हैसियत के हिसाब से होता है। जिनके पास पैसे हैं वो पैसे दें, जिनके पास पैसे नहीं है उनकी जरूरत नहीं है। मेरे साथ पूरी दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं, लोग अरबों रुपए लेके बैठे हुए हैं अल्लाह के नाम पे देने के लिए। क्यों नहीं देते? उनको यकीन है ये गलत जगह इस्तेमाल करेंगे, सलाब का पैसा खा नहीं है ये। ऐसे थोड़ी ये अजाब में मुब्तला है। मुझे पाकिस्तान को कोई सियासतदान सो के दिखाए कि अभी 10 बजे मैं सोने जा रहा हूँ जी। अच्छा, इफ्तिखार ठाकुर साहब भी अभी के टोन से लग रहे हैं, उनको गोलियां मार देनी अभी की आपकी टोन से लग रहा है कि आप अनकरीब सियासत में आने वाले हैं। कभी भी जिंदगी में ना सोचिए, मैं नहीं ये कमाई खाना चाहता। नो, सियासत आई डोंट। अगर कभी ऑफर हो? कभी भी नहीं, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह क्या करेंगे। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट? नहीं, कुछ भी नहीं। निगरान गवर्नमेंट? नो, आई डोंट वांट टू बिकम निगरान। इनका निगरान मैं नहीं बनना चाहता। बेईमान है ये, टिड्डों बेईमान है, 100% बेईमान है। इनको किसी चीज का कोई, इनको पता है, किसी सियासतदान से पूछे दाल क्या रेट क्या है, मूंगी मसरा की दाल किमें पकती है, चने की दाल क्या रेट है, किसी को भी नहीं पता। और ये 100 कनालों के घर में रहते हैं, 150 इनका नौकर है, 60 इनकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 500 लीटर पेट्रोल लेते हैं ये, वो ये कहाँ। अच्छा, इफ्तिखार ठाकुर जब मियां चन्नू से आया था तब के इफ्तिखार ठाकुर में और अब के एक स्टार इफ्तिखार ठाकुर में क्या फर्क है? जमीन और 7वां आसमान। कभी इफ्तिखार ठाकुर तन्हा बैठ के, कभी कुछ टाइम मिला हो फ्री में तो अचानक माइंड में आया हो कि मैं तब क्या था और अब क्या हूँ, और अगर आप मिड के सफर को बयान करें 2-3 लाइनों में तो कैसे बयान करें? अचानक जैसे मैं अकेला बैठा हूँ और ऐसे करना शुरू कर दूँ, बबो हा ये क्या हो गया, वो पागल हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तब भी मेहनती था, तब भी मैं दिहाड़ी करके खाता था, आज भी मैं दिहाड़ी लगाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह 7-8 बजे निकलता हूँ, कई दिन लाहौर में रह के अपने घर नहीं जा सकता,
काम करता रहता हूँ और अपने काम के ऊपर मुझे यकीन होता है। मैंने 3.5 महीने ये लक्ष्मी चौक के ऊपर 8 होटल एक लाइन से हैं, शाही मुर्ग चने, शाही मुर्ग नान, शाही के नाम से जो 3, 4, 5, 6 होटल हैं। इसमें मेरा एक दोस्त है जुल्ली साईं, जावेद भाई, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। और स्ट्रगल का दौर था, ना मेरे पास घर था, ना कोई पहनने के लिए कपड़ा था, ना मेरे पास किराया था कहीं जाने के लिए। अल्लाह मैं पैदल चला जाता था। उन 8 होटलों में से किसी भी देश के में से कुछ भी अपने हाथ से चम्मच निकाल के तंदूर में से रोटी निकाल के खा लेता था, तंदूर पे सो जाता था, कोई टेंशन नहीं होती थी, मजे से जिंदगी गुजारता था। 3.5 साल रहा, 3.5 महीने रहा मैं वहां। उसके बाद अचानक ये अरशद चौधरी साहब, ये अलफला थिएटर वाले जो हैं, इन्होंने एक मेरा ड्रामा देखा और मुझे एडवांस 2500 रुपए दिया, 2500 रुपए। सारी रात नींद नहीं आई, नहीं भेज पाए सब। लियाकत मेमोरियल हॉल रावलपिंडी में ड्रामा किया करते थे। मैंने जब 1000 रुपया मांगा था ना, जब जुलूस निकल आए, लोगों ने टायर जला दिए कि एक बंदा 1000 रुपया मांग रहा है, कि एक्टर है जी इफ्तिखार ठाकुर, वो 1000 रुपया मांगता है। वो शोर पड़ा रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। वो एक शमीम साहब थे, कोई एक सिनेमा नेफडेक सिनेमा के मैनेजर, वो आए मेरे पास। वो कहना मैं सुने जी तुसी 1000 रुपया मंगे। मैं क्या हाँ जी। कुछ देर मुझे देखते रहे, उसके बाद उन्होंने 1000 रुपये निकाला। उन्होंने कहा ये लो 1000 रुपये, मेरा ड्रामा करना है आप। उसके बाद मैंने 8000 रुपये जब ड्रामे के मांगे, गल्फ होटल रावलपिंडी जहाँ से ये कोच चला करती थी, गल्फ होटल की छत पे बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा मैंने 8000 रुपये लेना है। वो मुझे छत पे ही छोड़ गए कि अभी हम आ रहे हैं। छत पे मैं अकेला बैठा, आए नहीं वो। 8000 रुपये उन्होंने पूरी दुनिया की खबरें चला दी। उन्होंने कहा वो इफ्तिखार ठाकुर 8000 रुपया मांग। अच्छा, मुझे पहला 1000 मिला था, उसका क्या किया, कहाँ खर्च किया, घर भिजवाए? नहीं मुझे याद नहीं। घर में तो मैं इधर उधर से काम करके पैसे भेजता था। मेडिकल स्टोर पे काम लिया, टायर पंचर मेरे जैसा कोई अच्छा लगाता नहीं था, मैं ऐसा मजेदार टायर पंचर लगाता था। इलेक्ट्रिशियन का काम मैं कर लेता था, कंडक्टरी मैं कर लेता था, ड्राइवरी मैं कर लेता था। टायर पंचर का काम मैंने F10 मरकज के अंदर, आज भी वहाँ कितनी दुकानें होंगी, अगर आप उनसे पूछें ये थे ठाकुर दी टायर पंचर दी, हो गए सामने किया मैंने। उधर कंडक्टरी भी कर लेता था, कभी ड्राइवर नहीं तो ड्राइवरी भी कर लेता। अच्छा, अभी आप मजा गलत हूँ दसा जी 72 व्हीलर ट्रैवलर चलाया है मैंने, न्यूयॉर्क से शिकागो। 72 व्हीलर कितना बड़ा होता है, यूके में भी नहीं चल सकता। क्यों भला, वहां सड़कें ही नहीं है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका ऐसा मुल्क है जिसकी रोड सीधी जाएगी, मुड़ेगी नहीं। बाकी पूरी दुनिया में रोड कहीं ना कहीं से तो मुड़ेगी ना। हाँ जी। अमेरिका में नहीं मुड़ेगी, क्योंकि उन्होंने पूरे मुल्क को बर्फी की तरह काटा हुआ है। आप बर्फी देखें ना, थाल के अंदर पड़ी, वो गोल भी कटी होती है, ऐसे सीधी भी कटी होती है। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने अमेरिका वालों ने सीधे एवेन्यू काटे हुए हैं, मुड़ते तो है ही नहीं वो। हाँ, लिंक जरूर बनाते हैं वो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सड़कें यूएसए के अंदर। अच्छा, इफ्तिखार साहब माशाल्लाह काम तो मेरा पुत्र अगर हुण तुसी कहो ना भी यह कोट का डिजाइन है ना जी, मैं तो कल बना के ले आ जाऊंगा। स्टिचिंग भी कर लेते हैं। मैं जब पता चल जाए कि आप इसमें से मुझे 200 रुपए बचेगा। यार मैं जैन आपको कह रहा, जो मर्जी करा ले, मैं स्त्री आपको ऐसी मजेदार करके दूं। मेरी बेटी शादी के ऊपर जब कहीं जा रहे होते हैं, मेरी बेटियां स्पेशल मुझे कहती हैं हमने ऑफिस में ना वाकई में स्टिचिंग मशीन मंगवा रही नहीं है। मैं जैन तो दस रहा, अगर तुसी मैंने इस दफ्तर ची चपड़ासी भी रख लो ना, मैं तो दफ्तर एज चपड़ासी भी मजेदार चला के दिखावा, सुपर लेवल का। क्योंकि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना है। मुझे आप 200 रुपए पे रखेंगे, मुझे 2 दिन के बाद आप कहेंगे भाईजान 350 हो गए थोड़े। इफ्तिखार साहब हंसाने के अलावा गुनगुना भी लेते हैं? देखो जी, जहां भी मैंने गुनगुनाया उन्होंने मुझे 2 मिनट दिए कि आप 2 मिनट में यहाँ से निकल जाए।
इफ्तिखार साहब हम आपको पूरा घंटा देंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एक गाना है कौन सा? तारक ताफो साहब का। अच्छा। तारक ताफो साहब मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उनका एक गाना है झूठ बोलदा। अब मुझे ताफो साहब ने कहा कि भाई एक गाना रिकॉर्ड करना है आपकी आवाज में। मैं बड़ी देर हंसा, बल्कि मैं लम्हा पै गया से। मैं क्या उस्ताद जी तुसी ये सोच भी किवें लिया? उन्होंने कहा पुत्र करना है रिकॉर्ड में। कि ठीक है सर, इनकार तो नहीं कर सकता, मेरे बॉस हैं, मेरे प्यारे हैं, दुनिया में अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत इज्जत दे रखी है। टॉप के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें एक ताफो साहब का भी नाम है, मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल है। मुझे स्टूडियो ले गए, आमने सामने माइक लगा दी। मैंने कहते ने पुत्र इधरों मैं गावांगा, उधरों तू गाना है। मैं तो एंजॉय करूं। ठीक है सर, इधर से वो गा रहे हैं, इधर से मैं गा रहा हूँ। गाना खत्म हुआ तो कहने लगे आओ चाय पिए, थोड़े पास रोग नहीं था। मैं कहा ठीक है सर। क्या गाना था? वो तो झूठ बोलदा है, झूठ बोलदा है, कुड़ियां दे सुटे जाल झूठ बोलदा है। अब मैं चाय पी रहा हूँ, चाय खत्म हुई है तो वो बच्चा उन्होंने कहा उस्ताद जी हो गया। उन्होंने कहा लगाओ, लाया अरे बड़े स्पीकर दे उत्ते मेरी आवाज चल रही झूठ बोलदा है, झूठ बोलदा। मैं खुद हैरान हो गया, मैं क्या ये की होया? मैं क्या उस्ताद जी ये मैनू तो गाना ही नहीं आंदा। ते कहंदे पुत्र जेड़े पहले गाने फिर गांदे फिरदे ने इन्हां नूं आंदा है। सही कहा उन्होंने। लेकिन सच्ची बात है कि म्यूजिक डायरेक्टर के हाथ में होता है ये सब कुछ। इफ्तिखार ठाकुर ने जो अपने स्टूडेंट लाइफ में एक शेर याद किया हो और वो आज भी इफ्तिखार ठाकुर को याद है। कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकून, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। हाँ क्या बात है, बिल्कुल सही कहा ये आपने। इफ्तिखार ठाकुर की जो पर्सनैलिटी है, लोग जो जानते हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब बड़े सोबर सुलझे हुए नजर आते हैं, ऐसा ही है? नहीं ऐसा है नहीं सर, मैं बहुत शरारती आदमी, सच्ची मेरे दिल में हर वक्त शरारतें हैं, मेरे ज़हन में कॉमेडी सीन चलते रहते हैं, बनते रहते हैं। कभी मेरा नहीं ख्याल मैं कभी किसी बंदे से सीरियस मिला हूँ, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी, इस तरह हो नहीं सकता। मैं तो सिद्धी जफी पा लेना। कोई ऐसी शरारत जो याद हो बचपन की? 200 करोड़ इतनी शरारत में कोई एक शरारत बचपन की? पानी वाले छापर भी मैं मारे ने लोग, ऊपर चढ़ जाता छत के ऊपर, छत से जमाते, बड़ा मजा आता था। कुंडी बन के नाल सामने दे बूहे ते जाके खड़का के नाल दिल भज जाना। वो जो ढूंढते हैं कि सब मैंने किया। कोई गंजा बंदा गुजर रहा हो तो गंजा आदमी गुजर रहा हो तो उसके सर पे मारे जाए। चमड़ा जो होता है ना, चमड़ा इसको गीला करके नाल ना, जो उसको मैं ऐसे करके ना, वो अजीब गोल सा सांप सा बना लेता, उसके नीचे मैं पत्रियां लगा देता, उसके बाद फिर मैं उसको धागा डाल के सड़क के उस तरफ बैठ जाता। जब रात को लोग वहां से गुजरते तो उसको मैं उधर गंदा नाला सा था, वो उसमें से मैं खींचता, उसको तो कर्र की आवाज जब आती तो वो सब कुछ साइकिल तो छोड़ के भाग जाते थे। एक शरारत ले 10। इफ्तिखार ठाकुर कभी थिएटर पे परफॉर्म कर रहा हो तो लोगों को हंसाते हंसाते कभी अपनी हंसी छूट गई हो और कंट्रोल ना हो रही हो, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वाकया? नासिर चिन्नोटी दा मुंह ही डड्डू चार्जर वर्गा है, वो बोले तो मेरी हंसी निकल जाती है। जफरी खान जैसा शरारती दुनिया में के बांदर है, मौकी टाइप इंसान है, वो बंदा थोड़ी है। वो ते ऐ तुसी ऐ खलोता है, तुसी ऐसे गल करन लगो ते आओ खलोता है। तारक टैडी साहब मुझे इतना हंसाते थे, मैंने उसको कोई बाहर से कुछ और समझा के लाया कि ये बात मैं करूंगा, ये तुम करना, ये मैं करूंगा, ये तुम करना, मेरे मुंह तो मुकर जाता सी, अंदर आके कोई और गल्लां शुरू कर देना ते हासा नहीं निकलना। निकी जी चुई जी वो ऐसी बड़े शरारती लोग। सरदार कमाल साहब 16 दिन ड्रामा करें सरदार कमाल साहब के साथ, एक लाइन जो होगी ना जी वो उस ड्रामे की, वो 16 दिन नहीं बोलेंगे, 16 दिन अनएक्सपेक्टेड होगी वो लाइन, सारे हंस पड़ते हैं। ये बड़े शरारती। नसीम विक्की साहब, मैं कहता हूं कि
नसीम विक्की साहब को अल्लाह ने को 200 करोड़ जीबी का कार्ड लगाया हुआ। आप हर 5 मिनट के बाद उनसे नया कंटेंट सुन सकते हैं और वो नया कंटेंट आपको सुनाएंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो आप मौजू बता दें उसे उसी मौजू पे शुरू हो जाएगा। और ड्रामे के अंदर अगर कोई सख्त शरारती और तेज बंदा जो आपको हंसाता है वो नसीम विक्की साहब है। वो गुजरते हुए आपके कान के पास ऐसी बात कर जाएंगे कि आप अपनी अगली लाइनें भूल जाएंगे। अच्छा, सुपर पंजाबी के बाद इफ्तिखार ठाकुर साहब का कोई नया प्रोजेक्ट प्लान हो रहा है? सुपर पंजाबी के बाद मैं फिल्म बनाऊंगा जी इंशाल्लाह, जिन्हें लाहौर नहीं देखा। जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमया ही नहीं। यस, मेरी फिल्म का नाम है जिन्हें लाहौर नहीं देखा। वो स्टोरी उसकी प्लान हो चुकी है? रेडी, बिल्कुल एवरीडी। उसकी शूटिंग हो रही है? नहीं, अभी नहीं। अभी पहले ये फिल्म रिलीज करूंगा, फिर एक फिल्म मैं करने जाऊंगा अमरिंदर गिल साहब की। अमरिंदर गिल साहब की। फिर वापस आऊंगा तो मैं शुरू करूंगा जी इंशाल्लाह, मई जून में शुरू करूंगा। इफ्तिखार ठाकुर साहब, आपकी सोशल लाइफ बहुत ज्यादा है। आपने थिएटर से काम स्टार्ट किया, अब फिल्म इंडस्ट्री तक माशाल्लाह आप आ गए हैं, प्रोड्यूसर भी बन गए। तो दिल के तार कब और कहाँ छिड़े आपके? देखो जी, ये मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को ऐसा होता है। आपने टाइम रखा हुआ है फिक्स। और मेरे बच्चे, जिनके बच्चे मजदूरियां करते हुए यहाँ तक आए हैं, उनके दिल के तार होते ही नहीं। क्या होते हैं? बिजली की तारें होती है उनकी? कुछ भी नहीं होता उनको, करंट होता है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये पता होता है कि मैंने आज की दिहाड़ी मेहनत करनी है और रात को मैंने कुछ लेके जाना है बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए। मेरे वालिद साहब, ये तो एहसास से जिम्मेदारी हुआ ना? शुरू से ही था जी मुझे। मेरे वालिद साहब आर्मी में सूबेदार मेजर थे। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं ना जी महंगे टीचरों से ट्यूशन पढ़ता हूँ और मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं थे। तो आप पैसे कहाँ से अरेंज करते? मेरी माँ ने एक दफा मुझे सीने से लगाया और कहने लगी, मेरे बच्चे, मेरी तरफ से इजाजत है, कोई काम कर लो, हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं उठ के गया तो मरकजी जामे मस्जिद के अंदर ना जी नई वायरिंग हो रही थी बिजली की। उसके पास में गया, मैंने कहा भाईजान मुझे साथ ही थोड़ा सा लगा लो, एक तो मैं काम सीख जाऊंगा। उसने कहा आ जाओ, 5 रुपए दूंगा। मैं कहा ओके। उसके साथ काम करता था, 5 रुपए रोज में उनसे लेता था, साथ काम भी सीख गया। मजदूरियां कर करके तो तक पहुंचे हैं। तो फिर शादी जो है, आपने लव मैरिज की, अरेंज मैरिज? ओहो, शादी वाले दिन भी मैंने पता नहीं सी भी मेरे नाल बिलड़ी कुड़ी बैठी, यही वाकई मेरी बीवी है कि नहीं। मेरी सिस्टर ने मुझे तस्वीर दी थी, मुझे कहने लगी ये तस्वीर है तो ये मैं मंगनी करके आ गई। मैं कहा ठीक है जी। उसमें 3 लड़कियां थी और मैं रोज सोचता था ऐ वे पूछने की हिम्मत नहीं मेरे से, कदी ऐ। वो शादी वाले दिन मैंने फोटो मैच की तो मुझे पता चला वो बीच वाली थी। और बड़े मेरे मालिक के मुझ पर एहसान है, वहाँ ये भी एहसान है कि 22 साल हो गए मेरी शादी को। मैंने वो बात झूठ करके दिखाई है कि पांडे जी के घर दे विच हुण 2 ते खड़कदे। वाह, जबरदस्त। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। उसको मुझ पर बड़ा मान है, मुझे उसके ऊपर बड़ा मान है। 4 दीवारी के अंदर कोई मुश्किल आ जाए, उस औरत ने मुझसे कभी डिस्कस ही नहीं की। वो तो कभी दूसरे दिन बच्चे बता देते हैं कि ये हो गया था, फिर मामा ने ये करके ये कर दिया। और अल्लाह पाक की रहमत से 4 दीवारी से बाहर मैं कभी उनको मुश्किल आने नहीं दूंगा। मेरे बच्चों का अब मुझे पता चला है वो कौन कौन सी क्लासों में पढ़ते हैं। वो भी इसलिए कि मेरी बच्ची ने मुझे कहा कि हमें कैनेडियन यूनिवर्सिटी में जाना है तो प्लीज आप कुछ करें। तब मुझे पता चला कि ये यूनिवर्सिटी में अब जा रही है। ये थोड़े दिन पहले मेरी वाइफ ने मुझे छोटी बच्ची का बताया कि भी वो एडमिशन जाना है मैट्रिक का, तब मुझे पता चला ये मैट्रिक का एग्जाम देने जा रही है। तो आपको अभी भी नहीं पता कि आप? अभी तो पता है मुझे। अच्छा, एक का तो पता चल गया, बाकी बच्चे नहीं, अब मुझे सबका पता है। अब तो मुझे सबका पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये बच्चा कौन सी क्लास में कौन से स्कूल में पढ़ता है। तो बेगम खुद भी ये सारी रिस्पांसिबिलिटीज? हाँ जी, अब भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, वो बड़ी जिम्मेदार खातून है माशाल्लाह। उन बच्चों को पढ़ाया पूरी जिम्मेदारी के साथ माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। कोई मर्द तरक्की नहीं कर सकता
अगर उसकी बीवी उसका साथ ना दे तो। वो जो वो बात है ना जी, वो आदि आपने सुनी हुई है कि एक मर्द की तरक्की के पीछे एक औरत का हाथ होता है और उसकी तनज़ली के पीछे कई औरतों का। हाँ, वो कैसे? इस औरत के पास कभी उस औरत के पास कभी उस औरत, ओदी टेंशन दिमाग बंद काम कितो करना। चले इफ्तार साहब, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपकी नई मूवी सुपर पंजाबी के लिए, कि नेक तमन्नाएं हैं कि वो सुपर हिट हो और खास तौर पे हमारा फैमिली सिनेमा जो है वो बहाल हो। फैमिली सिनेमा की बहुत जरूरत है। ओके रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इफ्तार साहब एक दफा फिर कि आप आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। इफ्तार साहब ने कुछ अपने जिंदगी के पहलुओं के बारे में बताया, उतार चढ़ाव के बारे में, और उन्होंने अपनी नई आने वाली फिल्म जो है वो सुपर पंजाबी के बारे में बताया कि खास तौर पे पंजाबी जो है वो आपको दुनिया में कहीं भी मांगते हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनमें एक होता है कि अना होती है उनमें खास तौर पे, और इससे नफ्स का पहलू बड़ा होता है कि हमारी इससे नफ्स कहीं पे मजरूह ना हो जाए और वो अपने बलबूते पे अपने दम पे जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इसके साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।